गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में है। तो प्राथमिक क्रियाओं को शुरू करने से पहले हम आर्थिक क्रियाओं के बारे में जान लेते हैं कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। आर्थिक क्रियाएं मानव द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी काम जिसको करने से हमें पैसे मिलते हैं वो क्या कहलाती है? आर्थिक क्रियाएं। मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं करते हैं, जैसे कोई मजदूरी करता है, कोई दुकान बना रखी है किसी ने, कोई टीचर का काम करता है, कोई डॉक्टर का काम करता है, कोई वकील का काम करता है। ठीक है, तो वो सब किस लिए करते हैं? आय प्राप्त करने के लिए। तो वो सभी कार्य जिनसे हमें आय प्राप्त होती है वो सारी क्या कहलाती हैं? आर्थिक क्रियाएं। वो कोई भी काम हो सकते हैं। ठीक है, तो आर्थिक क्रियाएं जितनी भी हैं बहुत सारी हो गई, लेकिन हम उनको 4 भागों में रखते हैं। वो 4 भाग कौन से हैं? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। ठीक है, प्राथमिक क्रियाएं कौन सी होती हैं? जो प्रकृति से संबंधित होती हैं, मतलब जिसमें हम प्रकृति से उत्पादों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसमें मनुष्य का कोई हाथ नहीं होता है। जैसे हम शिकार करते हैं, पशुओं को मारकर खा ले, जैसे मछली पालन, मछलियों को मारकर खाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुराने समय के अंदर मनुष्य जो लोग थे वो आखेट करते थे, शिकार करते थे। शिकार करके उनको जानवरों को मारकर उनके मांस को खा लेते थे। ठीक है, तो ये सभी किस में आएंगी? प्राथमिक में। इसके अलावा पेड़ पौधों से कुछ फल फ्रूट वगैरह प्राप्त करना, सब्जियां प्राप्त करना, वो भी किस में कहलाएंगी? प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है, इसके अलावा कृषि होता है। कृषि में भी हम उत्पाद जो है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं? प्रकृति से प्राप्त करते हैं और हम उनका सीधा उपभोग कर लेते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं वो क्रियाएं हैं जो पर्यावरण से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित हैं, और जिसमें हम प्रकृति से उत्पादों को प्राप्त करके सीधा उनका उपभोग कर लेते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आज का हमारा चैप्टर ही प्राथमिक क्रियाओं के बारे में है। उसमें सबसे पहले आता है आखेट। आखेट क्या होता है? शिकार करना। आजकल बहुत कम लोग शिकार करते हैं, लेकिन मछली वगैरह पकड़ना आज भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, आखेट मुख्य तौर पर जानवरों का शिकार करना, ये पुराने समय की आदिम कालीन समाज के लोग ये कार्य करते थे। ठीक है, उनकी आवश्यकताएं बहुत ही सीमित होती थी, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा नहीं होती थी। उनको सिर्फ भोजन मिल जाए, वस्त्र, आवास, सिर्फ उनकी इतनी ही आवश्यकताएं थी। ठीक है, उस टाइम कोई फ्रीज, कूलर, एसी ये चीजें हमें नहीं चाहिए होती थी, क्योंकि मनुष्य जो था वो अपनी शुरुआती स्टेज में था, आदिम कालीन समाज था। ठीक है, तो वो पशुओं को मार करके उसके मांस से अपना भोजन प्राप्त करता था, पशुओं की खाल से अपने वस्त्र बनाता था। ठीक है, इसके अलावा आवास वगैरह के लिए उस समय मनुष्य आवास में तो रहता ही नहीं था, बस वो कभी सर्दी से बचने के लिए वो खाल वगैरह के अपने तंबू वगैरह बना लेता था। ठीक है, पेड़ पौधों का यूज करके और पशुओं की खाल वगैरह का प्रयोग करके वो अपने तंबू वगैरह बना लेते थे। इसके अलावा वो उनकी हड्डियों से अस्त्र शस्त्र भी बनाते थे ताकि पशुओं का शिकार किया जा सके। इसके लिए वो हथियार जो बनाते थे वो भी पशुओं की हड्डियों से ही बनाते थे। ठीक है, उनके औजार जो थे वो या तो पत्थर या लकड़ी के बने होते थे, या फिर वो तीरों का प्रयोग करते थे, या फिर पशुओं की हड्डियों का ही प्रयोग वो करते थे अपने औजारों के लिए। मतलब उनके औजार बहुत सिंपल होते थे। ठीक है, कोई आधुनिक तरीके के औजारों का प्रयोग वो नहीं करते थे। इसके अलावा आखेट के समय परिवार के सभी सदस्य मिलकर के काम करते थे। सभी लोग मिलकर के किसी जानवर को घेर लेते थे और फिर उसका शिकार किया जाता था। भारत में अब शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि पशुओं की संख्या वैसे ही कम होती जा रही है। पशुओं की कुछ प्रजातियां तो जो है वो बिल्कुल ही गायब हो चुकी हैं, आज हमें देखने को भी नहीं मिल रही है। तो ये आखेट के बारे में है, जो आदिम कालीन समाज के लोग करते थे। ठीक है, और उनकी जरूरतें बहुत ही लिमिटेड होती थी, बहुत सीमित होती थी। बस उनको केवल कुछ चीजों की, भोजन, वस्त्र की आवश्यकता होती थी, और वो अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए इस आखेट पर ही निर्भर रहते थे। तो ये एक प्राथमिक क्रिया है। ठीक है, उसके बाद प्राथमिक क्रियाओं में नेक्स्ट आता है भोजन संग्रह।
जब शुरुआत में जब मनुष्य आया था तो उसे किसी भी चीज की नॉलेज नहीं थी और वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रकृति पर ही निर्भर था, मतलब हर चीज वो प्रकृति से ही प्राप्त करता था। ठीक है, तो वो जंगलों में अपने आसपास के जो जंगल होते थे वहां पर जाकर जो भी जंगली जो पौधे मिलते थे जो खाने लायक होते थे या कोई फ्रूट वगैरह कुछ कंद मूल वगैरह जो था वो एकत्रित कर लेता था। संग्रह का मतलब होता है पेड़ पौधों से खाने की या यूज की जो भी चीजें हैं वो इकट्ठी करना, वो संग्रह कहलाता। संग्रह मतलब इकट्ठा करना। पेड़ों से जंगलों में जाता था, वहां पर चीजों को संग्रहण करता था। ठीक है, वस्त्र के लिए वो पेड़ों की छाल, पत्ते, घास और कुछ खास किस्म के पेड़ों का रेशा जो था उसका प्रयोग वो करते थे। पेड़ों की छाल ले लेते थे, घास फूस हो जाता था, कुछ पत्ते वगैरह डाल करके अपनी झोपड़ी वगैरह से वो बना लेते थे। तो घर के लिए भी वो झोपड़ी वगैरह बनाने के लिए भी वो इन्हीं चीजों का प्रयोग करते थे, बांस टहनी पत्तियों का, और वस्त्रों के लिए भी वो इन्हीं चीजों का प्रयोग करते थे। ठीक है, भोजन बनाने और सर्दी से बचने के लिए और जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए वह आग जलाने के लिए लकड़ी जो थे वो भी वो जंगलों से ही इकट्ठी करते थे। लकड़ी किस में काम आती थी? तो भोजन बनाने के काम आती थी, सर्दी से बचने के लिए। ठीक है, क्योंकि आग लगाएंगे तभी तो सर्दी से बचा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आग लगाने से जंगली जानवर जो थे वो भी पास नहीं आते थे, तो जंगली जानवरों से सुरक्षा करने के लिए भी और भोजन बनाने और सर्दी से बचने के लिए भी वो लोग लकड़ी का प्रयोग करते थे। और लकड़ी का संग्रहण कहाँ से किया जाता था? जंगलों से किया जाता था। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की बीमारियों और रोगों के उपचार के लिए विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां और औषधियां मतलब दवाइयां जो थी वो भी जंगलों से ही इकट्ठी करते थे। जीवन निर्वाह संग्रहण अब व्यापारिक संग्रहण में परिवर्तित हो गया। मतलब पहले लोग जो ये भोजन संग्रहण का जो काम करते थे ये जीवन निर्वाह के लिए करते थे। जीवन निर्वाह संग्रहण जो है व्यापारिक संग्रहण में परिवर्तित हो गए। मतलब पहले लोग जो है वो कार्य जीवन निर्वाह के लिए मतलब अपना गुजारा करने के लिए करते थे, लेकिन आजकल लाभ कमाने के लिए भी ये कार्य करने लगे हैं। जंगलों में जो भी कीमती जो पेड़ पौधों की पत्तियां हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, या कोई छाल या कोई औषधि पौधे हैं जो बाजार में बहुत महंगे बिकते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनको संशोधित मतलब उनको चेंज करके अच्छे तरीके से डिब्बे में बंद करके फिर उनको बाजार में बेचा जाता है। तो इस तरह से पहली क्रिया थी आखेट, जिसमें शिकार करके अपनी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। उसके अलावा दूसरी है भोजन संग्रहण, जिसमें जंगलों में जाकर पेड़ पौधों से चीजों को इकट्ठा किया जाता है और उनसे अपनी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है पशुचारण। पशुचारण दो प्रकार का होता है, फर्स्ट है चलवासी पशुचारण और सेकंड व्यापारिक पशुचारण। तो चलवासी पशुचारण जो है वो उसमें जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किया जाता है कि बस अपना गुजारा चल जाए, बस इतना ही उसमें किया जाता है। चलवासी पशुचारण में ये लोग स्थायी जीवन नहीं जीते हैं बल्कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जिसके नाम से ही पता चल रहा है चलवासी, चलते रहते हैं कभी इधर कभी उधर। ठीक है, तो ये कोई स्थायी जीवन नहीं जीते हैं, ना इनका कोई आवास होता है ना इनका कोई घर होता है। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जहां पर भी ये अपने पशुओं को लेकर के रुकते हैं वहीं पर ये अपना डेरा डाल लेते, वहीं पर अपना कोई तंबू वगैरह बना करके अपना अस्थायी आवास बना लेते हैं। चलवासी पशुचारण में ये चारे की कोई फसल भी नहीं उगाते, पशुओं को चरने के लिए कोई फसल नहीं उगाई जाती है, बल्कि प्राकृतिक रूप से जो घास उगती है अपने आप उसी घास पर ये पशु जो है वो निर्भर रहते हैं। चलवासी पशुचारण में ये अपनी आवश्यकताओं के लिए जो भी इनके आवश्यकताएं हैं, भोजन है, वस्त्र है, उनके लिए ये किस पर निर्भर, अपने पशुओं पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलवासी पशुपालकों का सामाजिक स्तर मतलब समाज में क्या स्तर है, अमीर है गरीब है, वो किसके आधार पर डिसाइड होता है? पशुओं की संख्या के आधार पर। अगर पशुओं की संख्या ज्यादा है तो उस व्यक्ति का सामाजिक स्तर उच्च माना जाता है, वो व्यक्ति अमीर माना जाता है, और जिसके पास पशु कम है वो व्यक्ति गरीब माना जाता है। तो इनका सामाजिक स्तर जो है वो पशुओं की संख्या से निर्धारित होता है। कुछ क्षेत्रों के अंदर यह प्रवास मौसमी होता है। कई बार क्या होता है, जो कुछ पशु चराने वाले जो लोग हैं वो पहाड़ों के ऊपर अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं, लेकिन जब सर्दी का मौसम आता है तो वहां पर उन पहाड़ों पर बर्फ गिरने लगती है, इसलिए वो अपने पशुओं को
पहाड़ से नीचे की तरफ ले आते हैं और कुछ समय तक वो पहाड़ के नीचे ही अपनी भेड़ बकरियों को चराते हैं, क्योंकि ऊपर तो बर्फ गिर रही है और इतनी बर्फ गिरने से उसके भेड़ बकरियों की मृत्यु हो सकती है। इसलिए वो सर्दी के मौसम में वो नीचे की तरफ आ जाते हैं पहाड़ों से नीचे, और पहाड़ों से नीचे अपने भेड़ बकरियों को चराते हैं। लेकिन जैसे ही सर्दी का मौसम खत्म होता है वो वापस अपने पशुओं के साथ पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर चले जाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रवास होता है, प्रवास मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो ये प्रवास जो है ये मौसमी होता है, मौसम के अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे जाते हैं। इन पशुचारक वर्गों के अपने अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते हैं। ये अपने क्षेत्र बांट लेते हैं कि भाई इनका, जैसे क्योंकि कई लोग पशु चराते हैं, कोई एक व्यक्ति तो पशु चराता नहीं है, सभी लोग क्या है वो पशुओं को चराते हैं। तो ये अपने अपने क्षेत्र डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस साइड जो है ये व्यक्ति पशुओं को चराएगा, उस साइड दूसरा व्यक्ति पशुओं को चराएगा, क्योंकि अगर एक ही साइड पशुओं को चराएंगे तो सारे पशु आपस में मिल जाएंगे, ये भी पता नहीं चलेगा कि किसके पशु हैं। ठीक है, तो इनके अपने निश्चित चरागाह क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जहां पर ये पशुओं को चराते हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के पशु पाले जाते हैं। कई जगह पर गाय भैंस पाली जाती हैं, कहीं पर भेड़ बकरी पालते हैं, कहीं पर ऊंट पालते हैं, कहीं पर घोड़ा पालते हैं, कहीं पर याक व लामा को पालते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में रेंडियर को पालते हैं। मतलब हर जगह अलग अलग प्रकार के पशु पाले जाते हैं। लोग अपनी जरूरत के हिसाब से और मौसम के हिसाब से पशुओं को पालते हैं। ठीक है, चलवासी पशुचारकों की संख्या अब घट रही है, इनकी संख्या अब घट रही है, पहले इनकी संख्या जो है वो ज्यादा थी। ठीक है, तो चलवासी पशुचारण जो है वो बस अपना गुजारा चल जाए इसलिए किया जाता है। इसमें लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, कोई उनका घर नहीं होता, ना कोई फसल उगाते हैं, ना पशुओं के लिए कोई पानी की व्यवस्था करते हैं, मतलब कोई भी सुख सुविधा इनके पास नहीं होती है, बस ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। जैसे कई बार हम देखते हैं आज भी कुछ लोग गायों को लेकर घूमते रहते हैं, जहां पर भी जगह मिल जाती, हरी घास होती है, वहीं पर उन गायों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक व्यक्ति होता है जो उन गायों को घुमा रहा होता है, फिर वो वापस उनको आगे की तरफ लेके चलता है। रात होने पर वो अपने आप ही कहीं ना कहीं अपना डेरा डाल के वहीं पर रुक जाते हैं। तो मतलब यहाँ पर पशुओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है वाणिज्यिक पशुपालन। अब वाणिज्यिक का मतलब होता है व्यापार करने के लिए, मतलब लाभ कमाने के लिए ये पशुपालन जो है ये किया जाता है। तो जो वाणिज्यिक पशुपालन है ये लाभ कमाने के लिए किया जाता है और इसके अंदर अब सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ पर स्थायी जीवन जीते हैं, मतलब उनका घर होता है, पशुओं के लिए अलग से बाड़ा बनाया जाता है। ठीक है, उनके लिए विशेष तौर पर चारे की फसल भी उगाई जाती है। ठीक है, चारे की फसल उगाते हैं और वो ही उसमें चरने के लिए छोड़ा जाता है। इसके अलावा स्वच्छ जल की व्यवस्था भी की जाती है, स्वच्छ पानी की, ताकि पशु जो है वो बीमार ना हो, और पशुओं के प्रजनन पर, उनके नस्ल सुधार पर, और जो बीमार पशु हो जाते हैं उनके इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सारी व्यवस्थाएं होती हैं यहाँ पर पशुओं के लिए। ठीक है, पशुओं को बाड़ों में रखा जाता है, उनके लिए अलग से बाड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें केवल एक ही प्रकार के पशु पाले जाते हैं, जैसे कोई भी विशेष प्रकार का पशु जो है वो चुन सकते हैं, और एक ही प्रकार के पशु होते हैं। ठीक है, पशु उत्पादों के डिब्बाबंद का काम आधुनिक मशीनों द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। उसके बाद पशुओं से जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, जैसे घी वगैरह प्राप्त हुआ है, दूध हुआ या फिर मांस वगैरह, उन सबको डिब्बे में बंद करके बाजार में बेचने का ये सारा जो भी काम होता है ये आधुनिक मशीनों द्वारा और वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। तो इस तरह से दो प्रकार के पशुचारण बताए हैं, चलवासी और व्यापारिक। चलवासी पशुचारण के अंदर जो चरवाए हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जबकि वाणिज्यिक पशुपालन में व्यापार करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ लाभ कमाने के लिए किया जाता है। सभी सुख सुविधाएं होती हैं वाणिज्यिक के अंदर, और चलवासी के अंदर कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती है। तो ये सब प्राथमिक क्रियाएं थी। तो प्राथमिक क्रियाएं कौन कौन सी हो गई? एक तो आखेट, दूसरा भोजन संग्रहण, और तीसरा पशुचारण। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में।